बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 8 पढ़ रहे हैं, जिसका कि नाम है शाम एक किसान। बच्चों, यह एक कविता है और जो यह कविता है वह आप मेरे साथ पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पाठ के इस भाग में आज आप मेरे साथ इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं। तो बच्चों, चलते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न की तरफ। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न कविता से लिया गया है, यानी आपके लिए बहुत ही सरल है क्योंकि आपने कविता बहुत ही ध्यान से पढ़ी है। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता में नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी है। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपताओं को खोजकर लिखिए। बच्चों, आपको इस प्रश्न में क्या करना है, आपने कविता बहुत ही ध्यान से पढ़ी है तो आपने देखा होगा कविता में कुछ कुछ पंक्तियां ऐसी थी जिनसे कि हमें एक रूपता दिखाई दे रही थी। जैसे कि देखिए, आकाश का साफा। तो बच्चों, यहाँ पर आकाश और साफे में एक रूपता दिखाई गई है। फिर देखिए, मानो नदी चादर सी हो, यहाँ भी नदी और चादर में एक रूपता दिखाई गई है। तो आपको कविता में से और ऐसी पंक्तियां ढूंढनी है और पूरी कविता में इस तरह की 5 पंक्तियां हैं। तो बच्चों, 2 तो यहाँ पर दे रखी हैं, बाकी 3 आपको ढूंढनी है। तो बच्चों, जब हम ढूंढेंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर देखिए ऐसा होगा, आकाश का साफा, नदी चादर सी, सूरज की चिलम, पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार भेड़ों के गले सा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए, शाम कब से शुरू हुई। बच्चों, यह प्रश्न तो आपके लिए बहुत ही सरल है क्योंकि रोजाना आपके सामने शाम होती है और आप शाम के दृश्य को देखते भी होंगे। अगर आप नहीं देखते हैं तो आप आज ही देखना। आज ही देखने के बाद आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले यह देखना है, क्या देखना है, शाम कब से शुरू हुई, यानी कि जो हमारी शाम है वह कब से शुरू होती है। तो हमारी शाम पश्चिम दिशा में सूर्य के ढलते ही शुरू हो जाती है। फिर देखते हैं, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, यानी जैसे कि हमारी शाम हो रही है, शाम के समय सूरज डूबना शुरू करता है तो उसको पूरी तरह से डूबने में कितना समय लगता है। तो बच्चों, अगर आप इसे देखेंगे तो आप पाएंगे तब से लेकर सूरज ढलने में 1.25 घंटे का समय लगा। और आप इसे खुद भी देख सकते हैं, इतना ही समय लगेगा, इससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। देखिए, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। बच्चों, इसके साथ आपको एक काम और करना है कि जब आप सूरज को ढलते हुए देखेंगे तो आपको ऊपर आसमान में देखना है। क्या देखना है कि इसके समय आसमान में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो बच्चों, डूबते सूरज के समय पश्चिमी आसमान पर लालिमा छा गई तथा नारंगी रंग के बादलों से दिशा ढक गई। बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा, सुनते हो, नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। बच्चों, यह भी आपके लिए बहुत ही सरल प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर जो पक्षी आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके आसपास के परिवेश में पाए जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको उन सब की बोली सुननी है। बहुत सारे पक्षियों की बोली तो आपने सुन भी रखी है। फिर आपको सुनकर क्या करना है, आपको सुनकर कुछ महसूस करना है, कल्पना करनी है कि जब वो बोलते हैं तो आपको कैसा लगता है। तो बच्चों, अब हम इस प्रश्न का उत्तर हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले है कबूतर। कबूतर जब बोलता है तो आपको क्या लगता होगा, खत ले लो, क्योंकि कबूतर हमेशा खत लेकर ही आता है।
फिर देखते हैं कौवा। कौवा कैसे बोलता है? काऊ काऊ बोलता है। तो जब कौवा बोलता है तो हम क्या सोचते हैं कि मेहमान आने वाले हैं। फिर देखिए तोता। तोता होता है वो एक वाक्य को ही बार बार बोलता है, तो तोता जब बोलता होगा तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपसे ऐसे कह रहे हो। कैसे कह रहा हो? कि पढ़ते रहो। फिर देखते हैं चील। चील की क्या विशेषता होती है? चील की नज़र बहुत तेज होती है, तो जब वो बोलती होगी तो आपको ऐसा लगता होगा कि वो जाने आपसे कह रही हो ताकते रहो। फिर हंस। हंस अगर बोलता होगा, उसकी बोली आपने सुनी होगी, तो आप क्या महसूस करोगे? होशियार रहो कह रही है। और मैना। मैना जब बोलती होगी तो आपको ऐसा लगता होगा आपसे ऐसे कह रही है कि गाना गाओ। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा कविता से आगे से लिया गया है। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा? बच्चों अगर हम इस कविता का चित्र बनाना चाहें, इस कविता को चित्र में वर्णन करना चाहें, तो हमें किस किस रंग का प्रयोग करना होगा? तो बच्चों इस कविता को चित्रित करने के लिए सफ़ेद, लाल, हरा, भूरा, नीला, काला, सिंदूरी, नारंगी, कत्थई आदि रंगों का प्रयोग करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हमें पहाड़ में भी रंग भरना होगा, सूरज में रंग भरना होगा, आसमान में रंग भरना होगा, पलाश के जंगल दिखाने होंगे, अंगीठी दिखानी होगी, नदी बहती हुई सी दिखानी होगी, और हमें मोर भी दिखाना होगा। तो बच्चों इन सबको दिखाने के लिए हमें बहुत सारे रंगों का प्रयोग करना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। शाम के समय ये क्या करते हैं? पता लगाइए, लिखिए। बच्चों यह भी आपके लिए बहुत ही क्रियात्मक प्रश्न है, जिसे कि आपको करना है। करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमें किन किन के बारे में पता लगाना है। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान और बच्चे। बच्चों ये तो सब आपके आसपास के परिवेश के ही हैं, तो आपको आसानी भी रहेगी। बच्चों अब हम इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से लिखेंगे। देखिए पक्षी क्या करते हैं? पक्षी जब शाम का समय होता है तो चहचहाते हुए अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं। खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या करते हैं? खेल समाप्त करके अपने घर की तरफ चले जाते हैं। फल वाले क्या करते हैं? जब शाम का समय होता है तो फल वाले जल्दी जल्दी फल बेचने की कोशिश करते हैं। माँ क्या करती है? माँ शाम के समय अपने बच्चों का घर आने के लिए इंतज़ार करती है। बच्चों आपकी माँ भी करती होगी, जैसे कि शाम होने वाली होती है और आप घर नहीं पहुँचते होंगे, तो आपको आपकी माँ इंतज़ार करती हुई बाहर दिखाई देती होगी, है ना बच्चों? फिर देखो पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? दिन भर तो हवा में लहराते रहते हैं और शाम के समय सीधे खड़े हो जाते हैं। फिर उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो वे विश्राम कर रहे हों। पिताजी। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी काम करके शाम के समय अपने घर वापस लौटते हैं। किसान क्या करते हैं? शाम के समय अपने साथी बैलों के साथ घर वापस आते हैं। बच्चे क्या करते हैं? शाम के समय बच्चे अपने घर के आंगन में खेलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें माएँ बाहर जाने नहीं देती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं क्या है। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। बच्चों अभी आपने किसका वर्णन पढ़ा है? अभी आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा शाम का वर्णन किया गया था, वह पढ़ा है। और यहाँ पर किसके द्वारा किए गए वर्णन की बात हो रही है? सुमित्रानंदन पंत जी, जो कि हिंदी साहित्य के एक महान कवि हैं। उन्होंने भी शाम का वर्णन कुछ इस तरह से किया है। देखिए, संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टी टुट टुट। तो बच्चों ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको मुख्य क्या अंतर लगा, लिखिए। तो बच्चों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता भी आपने पढ़ी है, आपने देखा होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसका वर्णन किया है, और यह हमारे सामने सुमित्रानंदन पंत जी का वर्णन है, जिसमें कि वो संध्या का वर्णन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? उन दोनों में अंतर ढूंढ के बताना है कि दोनों कविताओं में क्या अंतर है।
है। तो बच्चों अगर हम दोनों कविताओं को देखेंगे तो हम पाएंगे कि कवि पंत जी ने अपनी कविता संध्या के वर्णन में पक्षियों की मनोदशा को दर्शाना चाहा है, पक्षियों के बारे में लिखा है, जबकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी कविता में शाम एक किसान में एक किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन मनोहारी तरीके से किया है। बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा भाषा की बात से है। भाषा की बात यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न। देखते हैं, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो बच्चों आपके सामने यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं जो कि हमारी कविता से ली गई हैं। इन कविता की पंक्तियों में कुछ रेखांकित से शब्द हैं जिन्हें कि हमें ध्यान से देखना है। तो देखते हैं, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, यानी चादर के समान। फिर देखिए, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, यानी भेड़ों के झुंड के जैसा। पानी का पर्दा सा मेरे आसपास हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि के साथ कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि ये जो रेखांकित शब्द हैं इनमें सा सी इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यह बताना है कि ये जो सा और सी का प्रयोग जिन शब्दों के साथ किया गया है वह व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, कैसे शब्द हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से देंगे। देखिए, उपर्युक्त पंक्तियों में सा सी शब्दों का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से दो रूपों में किया गया है। कौन कौन से दो रूपों में? संज्ञा शब्दों के साथ और विशेषण शब्दों के साथ। संज्ञा शब्दों देखते हैं कौन कौन से हैं। चादर सी, गल्ले सा, पर्दा सा। बच्चों ये तीनों हमारे संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्दों के साथ हमने सी, सा और सा लगाया है, और जो कुछ शब्द हैं वो विशेषण है। देखिए, मरियल सा, छोटा, नन्ही सी, तो बच्चों इनके साथ भी हमने सासी लगाया है। विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो कुछ शब्द तो हमारे संज्ञा हैं जिनके साथ हमने सासी लगाया है, और कुछ शब्द हमारे विशेषण हैं जिनके साथ हमने सासी लगाया है। संज्ञा शब्दों में सासी शब्दों का उपमा के रूप में प्रयोग किया गया है। देखिए, नदी चादर सी, अर्थात नदी कैसी है? चादर के समान है। बच्चों यहाँ पर समानता की गई है, उपमा दी गई है। भेड़ों के गल्ले सा, अर्थात भेड़ों के झुंड जैसा। पानी का पर्दा सा, अर्थात पानी के पर्दे के समान। और जो बच्चों कुछ शब्द हैं उनमें सासी शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है, और विशेषण क्या करते हैं? विशेषण विशेषता बताते हैं। जैसे कि मरियल सा कुत्ता, अर्थात कुत्ता कैसा है? मरियल सा, कमजोर है। दिल है छोटा सा, अर्थात दिल जो है वो कैसा है? छोटा सा है। नन्ही सी चिड़िया, यहाँ पर चिड़िया की क्या विशेषता बताई गई है? कि वह नन्ही सी है। तो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे? प्रत्येक शब्द से दो दो वाक्य बनाइए। बच्चों आपके सामने 3 शब्द हैं, 3 शब्दों से आपको दो दो वाक्य बनाने हैं जिनके की संदर्भ अलग अलग हों। तो बच्चों सबसे पहले हम बनाते हैं आंधी का। आंधी से बचने के लिए बालक दीवार की ओट में छिप गया, यानी आंधी जो कि आती है हवा के रूप में, बहुत तेज आती है। फिर देखिए, वह आंधी की तरह आया और गया, यानी जो व्यक्ति आया वो बहुत ही तेज आया। फिर देखिए, घर में आग जोरों से दहक रही थी, यानी घर में आग लगी हुई थी। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए उसका मन अब भी दहक रहा था, यानी कि उसके मन में अभी भी बदला लेने की भावना थी। फिर देखिए, सिमटा शब्द का प्रयोग। सर्दी के कारण बच्चा अपनी माँ की गोद में सिमटा बैठा था, यानी सर्दी बहुत तेज थी, इसलिए जो छोटा सा बच्चा था वो अपनी माँ की गोद में सिमट कर बैठ गया था।
भोज का काम होते ही सारा काम सिमट गया, यानी कि जब भोज पूरा हो गया तो भोज पूरा होने के बाद सारा का सारा काम खत्म हो गया, सिमट गया। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ शाम एक किसान कविता के अभ्यास प्रश्न हल किए। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये सारे के सारे प्रश्न यहीं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और इनके उत्तर भी याद हो गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।